स्वागत। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हजारों साल पुरानी गुफाओं के ज्ञान को आज के चमचमाती लैब से जोड़ता है। यह प्राचीन अध्यात्म और आधुनिक विज्ञान का एक संगम है। बिल्कुल। और ये संगम सिर्फ दार्शनिक नहीं है, है ना? हमारे पास जो स्रोत हैं, आध्यात्म की उमंग में क्वांटम की तरंग। जी हाँ, वो स्रोत सीधे तौर पे ये दावा करते हैं कि इन दोनों के बीच एक गहरा भौतिक कनेक्शन है। हाँ, और यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है। मतलब इन दस्तावेजों का मुख्य विचार ये है कि ओम जैसी प्राचीन ध्वनियाँ या तप जैसी प्रथाएं ये सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके पीछे क्वांटम भौतिकी, न्यूरोसाइंस, यहाँ तक कि जेनेटिक्स से जुड़े वैज्ञानिक सिद्धांत छिपे हैं। ये तो ऋषियों को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने जैसा है। सही कहा। मतलब वो सिर्फ संत नहीं बल्कि एक तरह के आंतरिक इंजीनियर थे। वो चेतना का इस्तेमाल करके पदार्थ को यानी मैटर को समझने और उसे बदलने का प्रयोग कर रहे थे। और कमाल की बात यह है कि आज का विज्ञान उन्हीं दरवाजों पर धीरे धीरे दस्तक दे रहा है। दे रहा है, बिल्कुल। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं, पड़ताल करते हैं कि कैसे एक ध्वनि पूरे ब्रह्मांड का कोड हो सकती है और कैसे सिर्फ ध्यान लगाने से हमारे डीएनए तक में बदलाव आ सकता है। ठीक है, तो इसे खोलते हैं। स्रोत का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा दावा वो ये है कि ओम सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का गणितीय और भौतिक कोड है। हाँ, एक कोड। ये तो बहुत बड़ा दावा है। ये एक बहुत गहरा दावा है और इन दस्तावेजों में जो तर्क दिया गया वो ये है कि ओम की जो संरचना है वो ब्रह्मांड के बनने, चलने और विलीन होने की पूरी प्रक्रिया को दर्शाती है। अच्छा, तो इसे समझने के लिए उन्होंने इसे तोड़ा है ना? हाँ, स्रोत इसे 3 ध्वनियों और एक मौन में तोड़ता है। पहली ध्वनि है अ, जो गले के सबसे निचले हिस्से से शुरू होती है। इसका क्या मतलब है? ये सृजन का प्रतीक है, शुरुआत। जब आप अ कहते हैं तो आपका मुंह पूरा खुलता है, जैसे कुछ पैदा हो रहा हो। ओके। भौतिकी की दुनिया में इसकी तुलना बिग बैंग से की गई है। वो एक बिंदु जहां से सब कुछ फैला, सब कुछ शुरू हुआ। और चेतना के स्तर पर? चेतना के स्तर पर यह जागृत अवस्था है। मतलब हमारी ये जागी हुई दुनिया जहां ऊर्जा वो पदार्थ का रूप लेना शुरू करती है। तो अ हो गया शुरुआत। लेकिन कोई भी चीज सिर्फ शुरू होके खत्म तो नहीं हो जाती, उसे बने भी रहना होता है। तो क्या ध्वनि का अगला हिस्सा इसी संतुलन की बात करता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगली ध्वनि है ऊ। ऊ। ये ध्वनि मुख्य मध्य भाग से निकलती है और ये संरक्षण और संतुलन का प्रतीक है। भौतिकी में यह है सस्टेनेबिलिटी। मतलब ब्रह्मांड का एक लय में टिके रहना। जैसे ग्रह अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं, तारे जल रहे हैं। ये सब एक संतुलन में है। हाँ, एक संतुलन में है। ये दिलचस्प है कि स्रोत ने और अ की तुलना जागृत अवस्था से की है, लेकिन ऊ के लिए स्वप्न अवस्था का जिक्र है। ये थोड़ी अजीब तुलना लगती है। सपने तो स्थायी नहीं होते, जबकि ऊ संतुलन का प्रतीक है। ये एक बेहतरीन सवाल है और यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन बनाया गया है। स्रोत कहता है कि स्वप्न की अवस्था एक क्वांटम स्टेट जैसी है। क्वांटम स्टेट? हाँ, जैसे सपने में कुछ भी संभव है। आप उड़ सकते हैं, समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन फिर भी एक कहानी चलती रहती है। ठीक वैसे ही क्वांटम स्तर पर ऊर्जा और पदार्थ एक दूसरे में बदलते रहते हैं, पर ब्रह्मांड का जो पूरा संतुलन है वो बना रहता है। अच्छा, तो ये एक गतिशील संतुलन है, स्थिर नहीं। बिल्कुल। समझ गई। तो अ से सृजन हुआ, ऊ से वो संतुलन में बना रहा, और फिर आता है म, जो होठों के बंद होने पर खत्म होता है। इसका मतलब तो अंत या विसर्जन हुआ। सही। म है विसर्जन और विश्राम की ध्वनि। भौतिकी में इसकी तुलना सिंगुलैरिटी या ब्लैक होल से की गई है, जहां सारा पदार्थ और ऊर्जा वापस अपने मूल स्रोत में समा जाते हैं। और चेतना के स्तर पर ये सुषुप्ति है, गहरी नींद। गहरी नींद, जहां कोई सपने नहीं होते, बस पूरी तरह से शांति। तो ये एक पूरा चक्र है, सृजन, संतुलन और फिर वापस स्रोत में विलीन हो जाना, जहां से एक नए अ की शुरुआत हो सकती है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है ना। स्रोत कहता है कि ध्वनि के बाद आने वाला जो मौन है, वो सन्नाटा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बारे में क्या? बिल्कुल। उस मौन को अर्धमात्रा या तुरीय अवस्था कहा गया है। ये चौथी अवस्था है जो इन तीनों से परे है। परे है। हाँ, भौतिकी के नजरिए से देखें तो ये द फील्ड है, या कहिए शुद्ध चेतना। ये वो शून्य है, वो कैनवस है जिस पर अ, ऊ और म की लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं।
तो असली मकसद इन अक्षरों को बोलना नहीं, बल्कि इनके बीच के सन्नाटे को महसूस करना है। ठीक यही, क्योंकि इन दस्तावेजों के मुताबिक यही मौन वो साक्षी या ऑब्जर्वर है जो इस पूरी भौतिक दुनिया का आधार है। क्वांटम भौतिकी भी तो यही कहती है कि ऑब्जर्वर के बिना कोई घटना घटित नहीं होती। बिल्कुल, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने ओम की आवृत्ति का विश्लेषण भी किया है। ओह, ये तो दिलचस्प है। क्या मिला उन्हें? उन्होंने पाया कि ये करीब 136.10 हर्ट्ज है और ये आवृत्ति पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की ध्वनि की आवृत्ति के साथ तालमेल बैठाती है। एक मिनट, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये ध्वनि सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे ग्रह के घूमने की लय से भी जुड़ी है? स्रोत का तर्क तो यही है। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। इसका मतलब ये महज एक आध्यात्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक तरह का प्राकृतिक संगीत है जिसके साथ हम खुद को सिंक कर सकते हैं। जी हाँ, ये ध्वनि हमें ब्रह्मांड की लय से जोड़ती है। ठीक है, तो एक तरफ तो ये ब्रह्मांड की ध्वनि है, लेकिन जब कोई इसका जाप करता है तो उसके शरीर और दिमाग के अंदर क्या होता है? स्रोत इसके पीछे के न्यूरोसाइंस की भी बात करता है। हाँ, और यहाँ विज्ञान उस अनुभव को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जिसे योगी हजारों सालों से महसूस करते आए हैं। सबसे पहला और सीधा असर होता है मंकी माइंड पर, हमारे भटकते हुए मन पर, हाँ, विज्ञान में से डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहते हैं। जिसे हम आम भाषा में मन का भटकना कहते हैं। मुझे लगता है हर कोई इस अनुभव से गुजरता है, जब आप एक काम कर रही होती हैं और दिमाग 10 अलग-अलग चीजों के बारे में सोच रहा होता है। बिल्कुल, तो ये जाप उस शोर को कम करता है। कैसे? जाप करने से डीएमएन की सक्रियता कम हो जाती है। स्रोत इसकी तुलना भौतिकी के एक सिद्धांत से करता है। ये किसी सिस्टम में एंट्रोपी यानी अव्यवस्था को कम करने जैसा है। अच्छा। जैसे ही शोर बंद होता है, मस्तिष्क की सारी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है और स्पष्टता आती है। ये तो हुई मानसिक शांति की बात, पर क्या ये सिर्फ एक अस्थायी एहसास है या दिमाग की बनावट में भी कोई स्थायी बदलाव आता है? यहीं पर बात और भी गहरी हो जाती है। स्रोत में हार्वर्ड और एमआईटी के शोध का भी हवाला है। अच्छा, हाँ। वो बताते हैं कि लंबे समय तक ध्यान और जाप करने से मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर की मात्रा बढ़ जाती है। वाकई, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तो हमारे निर्णय लेने, योजना बनाने और आत्म जागरूकता का केंद्र है। जी। तो ये सिर्फ बेहतर महसूस करने की बात नहीं है। स्रोत कह रहा है कि हम सचमुच अपने दिमाग की बनावट को बदल सकते हैं, जैसे कोई अपनी मांसपेशियां बनाता है। हाँ, आप इसे बिल्कुल दिमागी कसरत कह सकती हैं। ये तो कमाल है। और ये बदलाव सिर्फ संरचनात्मक नहीं है, ये मस्तिष्क की तरंगों के स्तर पर भी होता है। गहरे ध्यान के दौरान मस्तिष्क में गामा तरंगें सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। गामा तरंगे? क्या ये कोई खास तरह की दिमागी हलचल है? इसे समझने का कोई आसान तरीका है? आप इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक बड़े ऑर्केस्ट्रा की तरह है। आमतौर पर हर हिस्सा अपना अपना संगीत बजा रहा होता है, कुछ विचार, कुछ यादें, कुछ चिंताएं। लेकिन गामा तरंगों की स्थिति में पूरा ऑर्केस्ट्रा एक साथ एक ही धुन, पूरी लय में बजाने लगता है। वाह! स्रोत इसे दिमागी तालमेल की चरम अवस्था कहता है। उस समय मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से एक साथ जानकारी प्रोसेस कर रहे होते हैं। इसे क्वांटम सिंकिंग भी कहा जा सकता है। और इसी अवस्था में वो आत्म साक्षात्कार या गहरी समझ वाली अनुभूति होती है। हाँ बिल्कुल, वो आहा मोमेंट। दिमागी ऑर्केस्ट्रा का एक साथ एक धुन बजाना, ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। स्रोत में थैलेमस का भी जिक्र है। इस पूरी प्रक्रिया में उसकी क्या भूमिका है? थैलेमस हमारे मस्तिष्क का गेटकीपर है, या कह सकते हैं बाउंसर है। अच्छा। ये तय करता है कि बाहर की दुनिया से आने वाली कौन सी संवेदी जानकारी अंदर जाएगी और कौन सी नहीं। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हम इस गेटकीपर को एक तरह से निर्देश देते हैं कि वो बाहरी दुनिया के शोर को थोड़ी देर के लिए रोक दें। तो इससे क्या होता है? इससे बाहरी संकेतों का आना कम हो जाता है और हमारा ध्यान आंतरिक क्वांटम सिग्नल्स पर, मतलब चेतना के गहरे संकेतों पर जाने लगता है। यही कारण है कि योगी बाहरी शोर शराबे के बीच भी गहरी शांति में रह सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ये ध्वनि हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर यानी सोच और हार्डवेयर यानी बनावट दोनों को बदल सकती है। लेकिन स्रोत इससे भी एक कदम आगे जाता है और दावा करता है कि इसका असर हमारे शरीर के सबसे बुनियादी कोड यानी डीएनए पर भी पड़ता है। अब हम विज्ञान की उस दुनिया में जा रहे हैं जो कुछ साल पहले तक सिर्फ कल्पना लगती थी। हाँ, और इस दुनिया का दरवाजा एपिजेनेटिक्स नाम की चाबी से खुलता है। ये विज्ञान की एक नई और बहुत ही रोमांचक शाखा है। एपिजेनेटिक्स इन जीन्स के लिए एक स्विच की तरह काम करते हैं। स्विच
मतलब ऑन या ऑफ करने वाला स्विच? बिल्कुल, जो उन्हें ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो जब हम ध्यान या जाप जैसी कोई क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर इन जीन्स के स्तर पर क्या होता है? सबसे पहला और सीधा असर तनाव पर पड़ता है। ध्यान करने से तनाव वाला हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है। जब कॉर्टिसोल ज्यादा होता है तो हमारा शरीर सर्वाइवल मोड में रहता है। लड़ो या भागो वाली स्थिति में? बिल्कुल, हाँ। इस मोड में शरीर सिर्फ जिंदा रहने पर ध्यान देता है, मरम्मत पर नहीं। लेकिन जैसे ही कॉर्टिसोल कम होता है, शरीर रिपेयर मोड में आ जाता है। और इस रिपेयर मोड में हमारे जीन क्या करते हैं? इस शांति की स्थिति में हमारे जीन उन प्रोटीन्स का निर्माण शुरू कर देते हैं जो सूजन को कम करते हैं, कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। मतलब हम अपने विचारों से शरीर की आंतरिक फार्मेसी को सक्रिय कर सकते हैं। हाँ, एक तरह से तो यही मतलब हुआ। ये तो कमाल है। तो क्या ये सच में हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा कर सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत इसका जवाब देने के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक एलिजाबेथ ब्लैकबर्न के शोध का उल्लेख करता है। अच्छा, एलिजाबेथ ब्लैकबर्न। जी, उनके शोध में पाया गया कि लंबे समय तक ध्यान करने वालों में टेलोमरेज नाम का एंजाइम बढ़ जाता है। टेलोमेरेज, ये वही एंजाइम है जो हमारे क्रोमोसोम के सिरों पर मौजूद टेलोमेरेज को बचाता है ना? मैंने पढ़ा है कि ये टेलोमेरेज जूते के फीते के सिरे पर लगे प्लास्टिक की तरह होते हैं और जब ये छोटे होने लगते हैं तो हमारी उम्र बढ़ने लगती है। बिल्कुल सही। ये एंजाइम उन सिरों को फिर से बना देता है, उन्हें छोटा होने से रोकता है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि तप या ध्यान के जरिए आप अपनी जैविक घड़ी को सचमुच धीमा कर सकते हैं। स्रोत के अनुसार तो हाँ, बिल्कुल। क्वांटम एंटीना कहता है। एक क्वांटम एंटीना, ये सुनने में बहुत जटिल लगता है। हाँ, पर इसे यूं समझिए कि हमारा डीएनए सिर्फ शरीर बनाने के निर्देश नहीं देता। तो फिर क्या करता है? वो लगातार अपने आसपास की ऊर्जा और जानकारी से बात कर रहा है, ठीक एक रेडियो एंटीना की तरह, जो सिग्नल पकड़ता भी है और भेजता भी है। अच्छा। स्रोत बताता है कि हमारा डीएनए बायोफोटॉन यानी प्रकाश के छोटे छोटे कणों का उत्सर्जन और अवशोषण करता है। ये एक तरह की जैविक बातचीत है। तो फिर मंत्रों का इस एंटीना पर क्या असर होता है? स्रोत के मुताबिक जब हम ओम जैसी कोई शक्तिशाली और सुसंगत आवृत्ति पैदा करते हैं तो ये एंटीना यानी हमारा डीएनए उस सिग्नल को पकड़ता है। ये ध्वनि तरंगे डीएनए में एक खास तरह का कंपन पैदा करती हैं। अगर तनाव या बीमारी की वजह से डीएनए के ऊर्जा क्षेत्र में कोई गड़बड़ी आ गई हो तो ये उच्च आवृत्ति का कंपन उसे वापस उसकी मूल स्वस्थ स्थिति में लाने में मदद कर सकता है। तो यही मंत्र चिकित्सा का वैज्ञानिक आधार है। हाँ, स्रोत इसे ही मंत्र चिकित्सा का आधार मानता है। तो हम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ध्वनि ओम से चले, दिमाग की न्यूरॉन वायरिंग से गुजरे और शरीर की सबसे छोटी इकाई डीएनए तक पहुंच गए। इन सभी स्रोतों का केंद्रीय संदेश यही लगता है कि चेतना पहले आती है और पदार्थ या हमारा शरीर उस पर प्रतिक्रिया करता है। बिल्कुल। प्राचीन ऋषियों का तप असल में एक इनर इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट था। वे अपने शरीर की प्रयोगशाला में बैठकर ये प्रयोग कर रहे थे कि चेतना से पदार्थ को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे उसे बदला जाए। और आज का विज्ञान भी यही मान रहा है। हाँ, कि ऑब्जर्वर यानी देखने वाला ही वास्तविकता का निर्माण करता है। आप जैसे हैं, आपके विचार जैसे हैं, आपका शरीर और आपकी दुनिया वैसी ही बनती चली जाएगी। यह हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। स्रोत इस बात पर समाप्त होता है कि आप जैसे हैं, आपकी दुनिया वैसी ही बन जाएगी। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर एक व्यक्ति की चेतना उसकी अपनी जीव विज्ञान को इस हद तक प्रभावित कर सकती है, तो यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह की आंतरिक इंजीनियरिंग का अभ्यास करने लगें, तो इसका हमारी सामूहिक दुनिया, हमारे समाज और हमारे ग्रह पर क्या असर हो सकता है।